चकबंदी क्या होती है और साथ में मालगुजारी क्या होती है। आज इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे कि बाजे व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आखिर चकबंदी 20 सालों में क्यों आती है। इसके ऊपर क्या रीजन होता है कि सरकार 20 साल के बाद उस क्षेत्र की चकबंदी कराती है। आप किसी से भी ये सवाल अगर पूछेंगे तो इस सवाल का किसी के पास उत्तर नहीं होगा, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उनके पास ही इसका उत्तर होगा। दरअसल मामला मालगुजारी से शुरू होता है और फिर ये मामला आकर चकबंदी पर रुकता है। तो कैसे रुकता है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से नियम और कानून के दायरे में रहकर ही बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि आपके खेतों की, आपकी ज़मीन की चकबंदी इस प्रकार से होती है। जब मालगुजारी से मैटर राज्य सरकार का होता है तो तब जाकर चकबंदी के आदेश होते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर पहली बार आप लोग इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। विस्तार से शुरू करते हैं। वैसे तो ये नियम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के अंदर लागू है और आपको बता दूं कि उपधारा 1 और धारा यानी 245, 246 और 247 के अंतर्विशिष्ट यानी कि किसी भी चीज़ के होते हुए परिवार के प्रत्येक सदस्य यानी कि जिस सदस्य के द्वारा 1 जुलाई 1977 से या उसके शुरू से या फिर उसके कृषि वर्ष के शुरू होने से यानी कि तारीख या उसके पश्चात यानी धारित भूमि का क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर है या फिर 3.125 एकड़ से अधिक नहीं है तो राज्य सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने का दायित्व से मुक्त किया जाता है। और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर ही नियम लागू होता है। यानी कि ऐसी भूमि जो 3.125 एकड़ से अधिक किंतु 12.5 एकड़ से कम भूमि का क्षेत्र यानी धारण करता है तो भू राजस्व की दर प्रति वर्ष 1 रुपया होगी। यानी कि आप इस नियम को देख सकते हैं उत्तराखंड अधिनियम संख्या 14 2011 के अंदर भी। यानी कि जो व्यक्ति इस नियम के अंतर्गत दायरे में आता है तो उस पर लगान की छूट हो जाती है। आपको बता दूं कि राज्य सरकार आपके क्षेत्र, आपके ज़िले, आपके गांव के अंदर इस प्रकार से सर्वे करती रहती है, तहसीलदार के माध्यम से, लेखपाल के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से और आपके कानूनगो के माध्यम से कि आपके गांव में आएगा और वहां पर जो फसल, जैसे कि अब यानी कि धान की फसल है तो वो धान की फसल की पैदावार की प्रतिशत निकालता है। और ऐसे ही रबी खरीफ की जितनी भी फसल होती है तो तहसील में बैठे पटवारी, लेखपाल, तहसील या एसडीएम इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं और उससे क्या होता है कि पता चलता रहता है कि क्या ये भूमि उपजाऊ है या फिर ये भूमि उपजाऊ नहीं है। और इसका प्रतिशत काटने के बाद जब उन्हें यह लगता है कि इस भूमि के ऊपर पैदावार कम हो रही है और जब राज्य सरकार को लगान में छूट देनी पड़ती है और लगान मालगुजारी आना यानी कम हो जाता है तो तब राज्य सरकार सोचती है कि उस क्षेत्र के किसानों को चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि जिस भूमि के ऊपर वो लोग खेती कर रहे हैं वो भूमि उपजाऊ नहीं है। यही कारण होता है कि चकबंदी आपके क्षेत्र में शुरू हो जाती है। यानी कि इसका सारा मामला मालगुजारी के ऊपर डिपेंड होता है और राज्य सरकार यानी कि 20 साल में इस प्रकार की उस क्षेत्र के अंदर चकबंदी की घोषणा कर देती है। ये मैंने देसी भाषा में बताया है, यानी कि यही नियम है। अगर मैं इसे नियम के आधार पर बताऊं तो बहुत लंबा बैठेगा, लेकिन बात बिल्कुल यही सटीक है। इसी कारण यानी कि आपके क्षेत्र में चकबंदी होती है जब राज्य सरकार को मालगुजारी देना कम पड़ जाता है या मालगुजारी या राज्य सरकार अपने आंकड़ों के आधार पर देखती है कि ये भूमि उपजाऊ है या नहीं है तो इस प्रकार की भूमि के ऊपर राज्य सरकार को मजबूरन उस क्षेत्र की चकबंदी करना यानी कि नियम 252। मैं आपको बता दूं कि मालगुजारी का प्रारंभिक बंदोबस्त, जब ये मामला आ जाता है सरकार के सामने कि ये भूमि जो है इसके ऊपर से लगान कम आ रहा है या ये भूमि पैदावार कम कर रही है तो इस अधिनियम के प्रारंभ में 20 वर्ष पश्चात राज्य सरकार किसी जिले या उसके भाग में मालगुजारी का बंदोबस्त करने के निर्देश दे सकती है। यह अधिनियम आगे चलकर उस जिले या उसके भाग के प्रारंभिक बंदोबस्त ही कहा जाएगा और मालगुजारी के बंदोबस्त का जो है पुनर्निरीक्षण प्रारंभिक बंदोबस्त के 20 वर्ष के बाद किसी
समय राज्य सरकार किसी जिले या किसी भाग में मालगुजारी का नया बंदोबस्त करने का निर्देश दे सकती है और इस नियम के आगे चलकर इसे जिले या उस भाग को पुनरीक्षित बंदोबस्त भी कहा जाएगा। बंदोबस्त कार्रवाई की विज्ञप्ति कब जारी होती है, यानी चकबंदी जब आपके क्षेत्र में आती है तो उसकी विज्ञप्ति कब जारी होती है। मैं आपको बता दूं कि इस राज्य सरकार जो होती है यह निश्चित करने के बाद कि किसी जिले में उसके भाग का नया बंदोबस्त प्रारंभ किया जाए और इस आशय से विज्ञप्ति यानी यथाशीघ्र कर दी जाएगी कि उसके तदुपरांत यानी कि जिले या उसके भाग तब बंदोबस्त कार्रवाई के अधीन यानी समझा जाएगा और बंदोबस्त कार्रवाई यानी समाप्ति की प्रख्यापित करने वाले को प्रकाशित न होने जाए। यानी कि बंदोबस्त जब होता है, चकबंदी जब होती है कि जब राज्य सरकार एक विज्ञप्ति जारी करती है और फिर जिले के अधिकारी के पास वो विज्ञप्ति आती है और जब आपके गांव या आपके क्षेत्र में चकबंदी की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद मैंने इस पर बहुत सी वीडियो बना रखी है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप वहां पर जो भूमि होती है उस पर खेती ही कर सकते हैं, इसके अलावा उस भूमि पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत से साथियों का सवाल था कि अकरम भाई चकबंदी आखिर होती क्यों है और चकबंदी के फ़ायदे और नियम क्या हैं। मैंने आपको बताया था कि चकबंदी के फ़ायदे होते हैं, अगर छोटा किसान होता है उसके खेत के अंदर अगर ट्रैक्टर या फिर रास्ता जाने के लिए नहीं है तो चकबंदी का काम होता है उसे रास्ता या फिर इस प्रकार से उसकी भूमि कहीं आधी यहाँ पर है आधी वहाँ पर है तो चकबंदी का काम है उसे एक जगह बंदोबस्त करना और उस पर सही रास्ता देना। और चकबंदी का काम है अगर वो भूमि यानी सिंचित नहीं है तो उस व्यक्ति को ऐसी जगह पर भूमि देना जहां पर वो आसानी से सिंचाई कर सके। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि चकबंदी जब होती है तो जिन लोगों की भूमि बिल्कुल भी फसल के लायक नहीं है या ऊपर खाबड़ या ऊंची नीची है तो उन लोगों को इस बात का मौका मिल जाता है कि वो दूसरी जगह पर ऐसी भूमि सिंचित ले सकते हैं जहां पर उन लोगों को यानी कि अपनी भूमि की देखरेख के लिए या फिर उसके अंदर अच्छी पैदावार। मैं आपको बता दूं कि मालगुजारी इन ज़मीनियों से या इन इमारतों से नहीं ली जा सकती है। मालगुजारी उससे ली जा सकती है जो भूमि सिंचित होती है और जिस भूमि के ऊपर सिंचित होने के बाद उस पर यानी कि कानून के मुताबिक वो भूमि अच्छी पैदावार करती है तो इस प्रकार की भूमि पर यानी कि मालगुजारी ली जा सकती है। और जिस मालगुजारी को निर्धारित की जाएगी ऐसी भूमि को छोड़कर जिसके विषय में धारा आगे अपवाद किया गया है गांव के भूमिधरों की यानी कि जो अभिलेख वर्ष वाले सभी खातों को इस प्रकार की भूमि जो होती है उस पर जैसे कि खलियान की भूमि हुई उस पर मालगुजारी नहीं लगती है, कब्रिस्तान शमशान की भूमि हुई उस पर मालगुजारी नहीं लगती है। ऐसी भूमि जो नियत की जाए, ऐसी भूमि जो राज्य सरकार ने इस प्रकार से नियत कर दी जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, इस प्रकार की जो भूमि होती है ऐसी भूमि पर मालगुजारी नहीं ली जा सकती है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया कि मालगुजारी से मामला शुरू होता है, ये मामला चकबंदी तक जाकर ख़त्म होता है। और चकबंदी आपके क्षेत्र में इसीलिए आती है जब आपकी भूमि सिंचित ना रहती हो या आपकी भूमि के ऊपर फसल उगना कम प्रतिशत यानी कम पैदावार होती हो तो राज्य सरकार को ऑटोमेटिकली ही पता चल जाता है कि किस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की भूमि है जो बंजर होती जा रही है और ऐसी भूमि किसानों को चकबंदी के बाद दी जाए जो जिस भूमि के ऊपर किसान दोबारा से अपनी फसल उगा सके। लेकिन चकबंदी का फ़ायदा किसानों को ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि चकबंदी का मतलब यही होता है। कुछ लोग चकबंदी के बारे में ये समझ लेते हैं कि ये राज्य सरकार का पैसे कमाने का या फिर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का एक कोई यानी कि लोगों को परेशान करने का काम शुरू करती है। ऐसा नहीं है। चकबंदी को अगर नियम कानून से किया जाए तो चकबंदी से किसानों को और जो भूमिधर होते हैं उनको बहुत ही लाभ मिलता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। आगे फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।